अध्याय 1। शर्मा विला E5 कोह-ए-फिजा रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। शर्मा विला यानी कि मेरा घर। अब आप सोचेंगे कि मैं कौन? मैं पीयूष शर्मा। अब आपके मन में तुरंत एक बात कौन गई होगी कि दो बार पीयूष क्यों कहा मैंने। मैं जब दिल्ली में था तो वहां मैंने एक बात सीखी थी कि जब कोई भी आपका नाम पूछे या जहां कहीं भी आपको अपना परिचय देना हो तो अपने नाम को अपने उपनाम के पहले 2 बार लेने से आप में वजन हो ना हो, पर नाम से आपके व्यक्तित्व का वजन बढ़ जाता है। जिस दिन से ये सुना है उस दिन से इसी तरह सबको अपना नाम बताता हूँ। शायद IAS के इंटरव्यू में मेरे फेल होने की एक ये वजह भी हो सकती है। मेरा नाम सुनकर आयोग के सदस्यों ने मेरे तेवर का अंदाजा लगा लिया हो। इंटरव्यू में असफल होकर अपनी बुआ के बेटे रोहित के साथ मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। मेरे घर में सभी बहुत अच्छे पदों पर थे। मेरे पापा कमिश्नर थे। उनके रिटायरमेंट को 3 साल बचे थे, इसलिए उन्हें घर पर पोस्टिंग मिल गई थी। मेरे अलावा मेरे पिता की 2 संतानें और हैं। मेरे बड़े भाई साहब इंजीनियर हैं और छोटे भाई साहब वायुसेना में हैं, यानी कि दोनों कमाते हैं और इन सब की कमाई खर्च करने वाला मैं अकेला। मेरे चाचा जी सिविल जज हैं और अभी कुछ दिनों पहले ट्रांसफर होकर भोपाल आए हैं। उनकी एक ही बेटी है भावना। पूरे घर की जान बसती है उसमें। उसका कहा टालने की हिम्मत किसी में नहीं है। 1 साल हमारी बहन को हॉस्टल में रहने का भूत सवार था तो हम सब ने उसे उसके कॉलेज हॉस्टल में डाल दिया था, पर हमारी लाडली इस बार वापस घर आ गई है, ये कहकर कि हॉस्टल बहुत बेकार होता है। बहुत देर से मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हूँ। अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, यही सोचकर कि क्या कहूंगा, फेल हो गया। रोहित ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगा, भाई मेरा दरवाजा तभी खुलता है जब हम बेल बजाते हैं। मैंने रोहित की ओर देखकर चेहरा बनाते हुए कहा, धन्यवाद बताने के लिए। जब तुमने ये आइडिया दिया है तो बेल भी तुम ही बजाओगे और अंदर भी सबको जवाब तुम ही दोगे। अभी से मेरा मौन व्रत है, समझे? इतना कहकर मैं पीछे हट गया और रोहित ने बेल बजा दी। दरवाजा मुस्कुराते हुए हमारी लाडली ने खोला। उसे देखते ही हमने गले से लगा लिया और उस शैतान ने घर के अंदर घुसने से पहले ही हमारी क्लास लगवा दी। घर में बहुत अच्छे से हमारा स्वागत हुआ, जिस तरह हार कर आने के बाद इतिहास के पन्नों पर किसी लड़ाके का हुआ होगा। हमारा घर ऑफिसर्स का घर था, इसलिए हर चीज हमारे घर में अदब और कायदे के साथ होती थी। मतलब अगर हमें जूते पड़ने वाले होंगे तो घर के बेहतरीन जूते खोजे जाएंगे और फिर उन्हें मखमल के कपड़ों में लपेटा जाएगा। उसके बाद तो सिर पर कितने पड़ेंगे वही बता सकता है जिसे पढ़ रहे हों, जैसे कि रोहित। मुझे घर के इस हालात का अंदाजा था, इसलिए मैंने मौन व्रत रख लिया था पहले ही। रोहित से आते ही पूछा गया कि अब आगे क्या करना है, तो रोहित का जवाब सुनकर बड़े भाई साहब ने अपने जिह्वा रूपी जूतों से जो वर्षा की, बस रोहित का जीवन तो आज धन्य हो गया। चूंकि मेरा मौन व्रत था, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानता कि ये शब्द मेरे लिए भी कहे गए हैं। मैंने कुछ कहा नहीं तो कुछ सुना भी नहीं। मैं अपने सामान को समेटकर चुपचाप अपने हिस्से की छत के सबसे ऊपर वाले कमरे में पहुंच गया। अपना हिस्सा मतलब मेरे दादाजी ने अपने स्वर्ग सिधारने से पहले अपने सारे बच्चों में जायदाद का बराबरी से बंटवारा कर दिया था। हमारा घर 2 बंगलों को जोड़कर बनाया गया था। नीचे का हिस्सा 3 भागों में विभाजित था। पापा, चाचा और हमारी बुआ जी। बुआ फूफा जी तो अब रहे नहीं, इसलिए वो हिस्सा अब रोहित का था।
उसके बाद पहला फ्लोर हमारे बड़े भाई साहब, छोटे भाई साहब और हमारी लाडली बहन का था। अब अकेले बचा मैं शुरू से नाकारा, अपनी धुन में मगन, अपने मन की करने वाला। बहुत गुस्सैल था तो मुझे दादाजी ने पूरी छत दे दी थी। देखा जाए तो घर का सबसे बड़ा हिस्सा मेरे पास था। लोगों के पास एक छत नहीं होती, पर मेरे पास दो छत हैं। एक छत पर मैं रहता हूँ और दूसरी छत पर मेरी लाइब्रेरी है और उसके ऊपर खुला आसमान, जहां मैं अपने सपने, अपने गुस्से को अकेले में निकाल सकता हूँ। यहाँ ना तो मुझे कोई रोक सकता है, ना तो टोक सकता है। यहाँ मैं अपना मालिक हूँ। मेरे घर के इस हिस्से में कोई भी मेरी इजाजत के बगैर नहीं आ सकता। घर वाले हमेशा कहते हैं मुझसे कि मैं IAS बनूं या ना बनूं, पर रॉब हमेशा मेरे वैसे ही रहे हैं। अपनी प्रशंसा में मैंने इतने शब्द कह डाले, अभी तक तो आपको मेरे व्यक्तित्व का अंदाजा लग ही गया होगा। अब अपना हुलिया भी बता देता हूँ। कद मान लीजिए 5'8" होगा। रंग गोरा, यद्यपि मुझे गोरा रंग पसंद नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर रंग गोरा हुआ तो बस दूर से ही आदमी कह देता है कि सुंदर है, नाक नक्श कोई नहीं देखता। मुझे तो हमेशा से सांवला रंग बड़ा पसंद है, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता अपने रंग का। आप तो भीड़ में से उठाकर कोई भी चेहरा ले लीजिए, बस मेरा चेहरा बन जाएगा। कद के हिसाब से सेहत भी अच्छी ही है, 8-10 को आराम से मार सकता हूँ। तभी मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि सब चले गए हैं, नीचे आ जाओ। अब वक्त आ गया था मेरे नीचे जाने का। मैं जब तक नीचे पहुंचा तब तक रोहित भी नहाकर आ गया था और मुझे घूरते हुए बोला, अच्छा फंसाया तुमने, मुझे पहले बता देते तो मैं भी मौन व्रत रख लेता। आज तक इतनी बेइज्जती तो स्कूल में भी नहीं हुई। भावना मुस्कुराते हुए बोली, हमारे पीयूष भैया बहुत समझदार हैं, इसलिए ऐसे मौकों पर चुप रहते हैं। और आपको क्या जरूरत थी कोचिंग खोलने की बात करने की? चलो अब जल्दी से नाश्ता करो और चलो। चूंकि मैंने कहा था कि मेरा मौन व्रत है, इसलिए मैंने इशारे में ही भावना से पूछा, कहाँ जाना है? भावना ने हमसे कहा, आज मेरे कॉलेज में बास्केटबॉल मैच है तो मुझे जाना है। रोहित ने उससे कहा, तो तू जा, हमें क्यों ले जा रही है? भावना कहने लगी, पापा अपनी गाड़ी ले गए, बड़े पापा अपनी गाड़ी से निकल गए, बड़े भैया भी चले गए और कोई ड्राइवर भी नहीं है, तो आप लोगों को मेरे साथ जाना पड़ेगा। मैंने और रोहित ने तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला दी और रोहित उससे कहने लगा, ओए, तूने हमें अपना ड्राइवर समझ रखा है तो ये तेरी गलतफहमी है। भावना कहने लगी, चलो ना, तुम्हें अपनी सहेलियों से मिलवाऊंगी भाई। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं हमारी यूनिवर्सिटी में कि बस देखते रह जाओगे। लड़कियों की बात सुनकर रोहित साहब तैयार हो गए। अब दोनों मिलकर मुझे पटाने लगे जाने के लिए। लड़कियों को देखने से बड़ा आई टॉनिक कुछ नहीं होता दुनिया में, ये मानना था हमारे रोहित साहब का। अंततः भावना के कहने पर मैं भी तैयार हो ही गया। रोहित ने भावना से कहा, एक शर्त पर चलेंगे हम तेरे साथ। तेरी सहेलियां हमें भैया नहीं बुलाएंगी। हमारी बस 2 ही बहन हैं और घर के बाहर हम दोनों किसी को बहन नहीं बनाते। भावना ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। हम तीनों चल दिए भावना की लॉ यूनिवर्सिटी में। घर से उसकी यूनिवर्सिटी बहुत दूर थी, हमें आधे घंटे लग गए पहुंचने में। पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर मैं और रोहित भावना के साथ चल दिए। वहां देखा तो मेला लगा हुआ था। एक से एक खूबसूरत लड़कियां हमारे चारों तरफ थी। हमें अपनी दिल्ली यूनिवर्सिटी की याद आ गई। भावना ने हमें अपनी सहेलियों से मिलवाया। थोड़ी ही देर में हम उसके खूबसूरत सहेलियों के साथ बास्केटबॉल कोर्ट पर थे, जहां भावना की क्लासमेट और उसकी सीनियर्स के बीच मैच शुरू होने वाला था। मैच क्या था, तमाशा था।
कुछ 20 लड़कियां हाफ पैंट और टी शर्ट पर कोर्ट के अंदर थीं। 20 लड़कियां हाफ पैंट और टी शर्ट पर। रोहित की तो आज चांदी थी। वो बार बार भावना को धन्यवाद दे रहा था उसे यहाँ लाने के लिए। तभी वे 20 लड़कियां कोर्ट के चारों ओर दौड़ने लगीं। मैच के पहले वार्म अप कर रही थीं। मेरी नजर अचानक उन सब में 10 नंबर की टी शर्ट पहनी लड़की पर पड़ी और मैंने हंसते हुए भावना से कहा, क्यों, ये 10 नंबर वाली लड़की दूसरी टीम की कप्तान है क्या? चूंकि मेरा मौन व्रत था और मैं बोला, तो भावना और रोहित दोनों ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। भावना कहने लगी, हाँ, मेरी क्लासमेट है और कैप्टन भी, पर आपको कैसे पता भैया? मैंने कहा, देश के हर व्यक्ति की ये परेशानी है कि जो भी खेलता है वो 10 नंबर की जर्सी पहनकर अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझने लगता है। सब ये कैसे भूल सकते हैं कि सचिन तो एक ही है। रोहित ने हंसते हुए उस 10 नंबर की जर्सी वाली लड़की को देखा। भावना ने उसे आवाज दी, ओ हीरोइन। कई लड़कियां पलटी। सब अपने आप को हीरोइन समझ रही थी, सिवाय 10 नंबर वाली जर्सी के। भावना ने दोबारा आवाज दी, ओ 10 नंबर वाली हीरोइन। अब के गुस्से से पलटी वो लड़की। हमने जब उसे देखा तो सच में हीरोइन की तरह कोई बात ही नहीं थी उसमें। 5-6 कद, सांवला रंग, उस पर पसीना, धूप में चमक रही थी। वो लड़की वार्म अप करते हुए हमारे सामने थी। पास आने पर उसका चेहरा ध्यान से देखा तो खूबसूरत आंखें जिनमें बहुत सारा गुस्सा था, तीखी सी नाक और नाजुक से होंठ जिसे उसने जब खोला तो भावना से कहने लगी, आज तो सीनियर्स हारने वाले हैं। पता नहीं क्यों मैंने जब उसे देखा तो देखते रह गया था, जबकि वहां पर और भी बहुत खूबसूरत लड़कियां थीं। न जाने ऐसी क्या बात थी उस लड़की में कि मेरा ध्यान बार बार उसकी ओर जा रहा था। मैच शुरू हुआ। वो लड़की सच में बहुत अच्छा खेल रही थी। जब बॉल उसके पास जाती तो बास्केट में जाकर जरूर कन्वर्ट होती। उसे रोक पाना बाकी लड़कियों के लिए मुश्किल था। अकेली ही दूसरी टीम पर भारी थी। सीनियर्स ने मैन टू मैन खेलना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में ऐसा लग रहा था कि ये लड़कियां बास्केटबॉल का मैच खेल रही हैं कि रग्बी। इतना रफ खेल कोई कैसे खेल सकता है? अचानक पलड़ा पलटा। अब बॉल 10 नंबर की जर्सी वाली लड़की के पास थी। उसने दौड़ते हुए लैप शॉट मारा कि तभी एक लड़की ने उसे धक्का देकर फाउल कर दिया। वो गिर गई। उसे फ्री शूट मिल गया। जब 10 नंबर वाली लड़की फ्री शूट ले रही थी, चारों ओर से बस एक ही आवाज आ रही थी, अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका। तब मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम अवंतिका है। मैं भी उसे खेलते देखने लगा। उसने बॉल बास्केट की ओर उछाली तो वो भी हवा में ही थी। बॉल छोड़ने के बाद जैसे ही वो नीचे आती, उससे पहले रिबाउंड कलेक्ट करने वाली लड़की ने जानबूझकर उसे धक्का दे दिया। हवा में अपने आप को संभाल नहीं पाई और बाएं पैर के बल धम से जमीन पर गिर पड़ी। बास्केट तो हो गया था, पर अवंतिका की टांगों ने उसका साथ नहीं दिया। चीख पड़ी थी अवंतिका। भावना के साथ बहुत लड़के कोर्ट की ओर भागे उसे उठाने के लिए। मैं और रोहित भी चल दिए। जैसे ही लड़के उसे उठाने लगे, उसकी टांगों के साथ चीख पड़ी अवंतिका, दूर, सब बिल्कुल दूर। सब दूर खड़े हो गए। एक लड़की गिरी नहीं कि 10 लड़के उठाने आ गए। तुम लड़कों को तो बस बहाना चाहिए लड़कियों को उठाने का। मैंने और रोहित ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए देखा। अवंतिका जमीन पर धीरे धीरे हाथ टेककर उठने की कोशिश करने लगी। उठती, फिर गिर जाती।
भावना उसके पास गई और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हो गया तेरा? हो गया हो तो ये पकड़ ले। उसे सहारा देकर भावना कोर्ट के बाहर ले आई। मैच दोबारा शुरू हुआ। भावना ने मूव का स्प्रे लेकर उसकी पूरी टांगों पर छिड़क दिया। अवंतिका ने धीरे धीरे अपने पैरों पर चलना शुरू किया। वो कोर्ट के बाहर चल रही थी और अपनी टीम की लड़कियों को बाहर से ही कैसे खेलना है समझा रही थी। उसके बाहर जाते ही सीनियर लड़कियां जूनियर्स पर भारी पड़ने लगी थीं। पहला हाफ खत्म हुआ। दूसरे हाफ में अब जूनियर्स 2 बास्केट से पीछे थे। अवंतिका ने क्रेप बैंडेज लिया, अपने पैरों पर बांधा और कोर्ट की ओर चल दी। मैं और रोहित एक दूसरे को देखते ही रह गए। एक बार फिर अवंतिका सेंटर में थी। उसे दौड़ने में परेशानी और दर्द हो रहा था, पर उसे अपनी टीम को जिताना था। उसने किसी तरह पासेस निकालकर बराबरी कर ली थी। अब आखिरी के 2 मिनट में बॉल अवंतिका के पास थी। उसने एक बार सीनियर्स की ओर देखा और ड्रिबलिंग करने लगी। अब अवंतिका से बॉल छुड़ाना सबके लिए मुश्किल था। मुझे बास्केटबॉल कभी उतना पसंद नहीं था, पर आज पहली बार अच्छा लग रहा था देखने में। आखिरी के 1 मिनट में अवंतिका ने बास्केट कर दिया। अब 1 मिनट बचा था। अब उसे जीतने के लिए बास्केट पड़ने नहीं देना था। जब दूसरी टीम बॉल लेकर आगे आई तो ऊंची छलांग लगाकर अवंतिका ने बास्केट पड़ने नहीं दिया। मैच खत्म हो गया। सबने अवंतिका को घेर लिया था। भीड़ में भावना अकेले घुस गई और अवंतिका का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उसे हमारे पास बिठाते हुए बोली, हो गई तुम्हारी हीरोगिरी कि अभी और करतब करने हैं? उसने हॉस्टल की और एक लड़की को आवाज दी, ये कहकर कि एक बैग में अवंतिका के कपड़े लेकर जाओ। हमारे साथ साथ अवंतिका ने भी उसे आश्चर्य से देखा। भावना ने हम लोगों से कहा, भैया गाड़ी निकालो, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। अवंतिका ने भावना का हाथ पकड़ लिया, ये कहते हुए कि मैं ठीक हूं, मोच है, ठीक हो जाएगी। भावना नहीं मानी तो अवंतिका कहने लगी, ठीक है, पैसे ले आने दे मुझे। भावना ने उससे कहा, अभी मुझे देने दे, तू कॉलेज में लौटा देना। वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उसके पंजों पर मूव का स्प्रे छिड़क कर जोर से बैंडेज बांधते हुए कहने लगा, मैं गाड़ी ले आता हूं। भावना का हाथ पकड़कर अवंतिका गाड़ी में बैठ गई। उसने अपना चेहरा धो लिया था, अब अच्छी लग रही थी। गाड़ी में बैठने के बाद अवंतिका ने भावना से कहा, ये तुम्हारे भैया लोग हैं जो दिल्ली में पढ़ रहे थे? उसके इतना कहते ही रोहित तपाक से बोल पड़ा, हाँ, हम दोनों भावना के भाई हैं और पूरी दुनिया में हमारी सिर्फ 2 बहन हैं। घर के बाहर हम किसी को बहन नहीं बनाते। अवंतिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, हमारा ना तो कोई भाई है और ना ही हमें किसी को भाई बनाने का शौक है। मैं मुस्कुरा उठा उसकी बातें सुनकर। रोहित फ्लर्ट है, ये अवंतिका भी समझ गई थी उसकी बातों से। रोहित ने भावना से कहा, अपनी सहेली से हमें नहीं मिलवाओगी? अवंतिका ने भावना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, हमारा नाम अवंतिका सिंह चौहान है। रोहित ने मेरी ओर देखा। मैं मुस्कुरा रहा था। पीछे मुड़कर उसने कहा, हमारा नाम 2-4 लोगों के नाम है क्या? मेरा नाम कहो। हमारा नाम, जैसे किसी रियासत की राजकुमारी हो। अवंतिका ने झेंपते हुए कहा, मैं को हम कहते हैं हमेशा से। हम राजपूत हैं ना, राजपूतों की शान होती है हम कहना। रोहित ने उससे कहा, तब तो मैं भी आज से हम कहूंगा। पंडितों की भी कोई शान होती है। हमारा नाम रोहित दुबे है।
दुबे है। दोस्तों, ये कहानी और ऐसी और भी कहानियों के लिए आपको सिर्फ प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिलिपि FM टाइप करना है और आप इसको इंस्टॉल करके ढेर सारी कहानियाँ सुन सकते हैं और उसके बाद लॉगिन करके आराम से अपना समय एंजॉय कर सकते हैं। शुक्रिया।